प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. लोअर मेंबर्स, ठीक है, जैसा कि सेम अल्किन अल्किन अल्काइल का टर्म है, ठीक है. लोअर मेंबर जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है. फोर्थ से आगे 17 तक लिक्विड में होते हैं, 17 के आगे सॉलिड में होते हैं. वैसे जो लोअर मेंबर्स होते हैं बेटा वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, ठीक है. एंड हैव डिस्टिंक्टिव स्मेल, एक अलग टाइप की स्मेल आती है, अलग अलग डिफरेंट स्मेल आती है, ठीक है. हायर मेंबर आर द सॉलिड्स एंड ऑलमोस्ट कलरलेस. देखो बेटा, हायर मेंबर क्या होंगे? सॉलिड्स, ठीक है, और कलरलेस होंगे. मतलब अल्केन और अल्काइल की प्रॉपर्टी होती है सेम प्रॉपर्टी. लोअर मेंबर्स गैसेस और लिक्विड्स, ठीक है, और हायर मेंबर्स को मिलेगा सॉलिड्स, ठीक है. याद है बेटा, गैसेस नहीं है खाली, याद रखना, ठीक है. क्या है? लोअर मेंबर्स जो है वो है लिक्विड्स ओनली. ओके, नेक्स्ट, लोअर मेंबर्स ऑफ द अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर. लोअर मेंबर जो है वाटर में सोल्यूबल है, बट द सोल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द मोलेकुलर वेट. जैसे मोलेकुलर वेट बढ़ेगा सोल्युबिलिटी कम होगी, बराबर है. जैसे कि इथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ये डिसॉल्व होंगे, ठीक है. जब आगे बढ़ेंगे हम डिकेन, डोडोकेन या फिर 20 कार्बन 25 कार्बन जो सॉलिड कन्वर्ट होंगे वो सॉलिड वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ मोलेकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. मोलेकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगी, मोलेकुलर वेट इंक्रीज होगा, ठीक है. सिंपल. आगे बढ़ते बेटा, अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन द करस्पॉन्डिंग अल्केन. मतलब अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, ठीक है. अल्केन का कम होगा, अल्कोहल का ज्यादा होगा. क्यों? इसका रीजन है बेटा, देखो, अल्किल हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन ईथर इन सबसे ज्यादा है बेटा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट. रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या होता है बेटा इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा. ये देखो बेटा, यहाँ बनेगा एक बॉन्ड, यहाँ बना एक बॉन्ड, यहाँ बना एक बॉन्ड. तो इसने क्या बेटा, एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखा है विद बॉन्ड. तो बॉन्ड तोड़ने के लिए या फिर बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगने वाली है. तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. ओके, और कौन से टाइप की बॉन्डिंग बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर. दो टाइप की बॉन्डिंग होती है बेटा, कौन सी? इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर. इंटर मींस एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएगा, और इंट्रा मींस वही मॉलिक्यूल खुद के साथ में बॉन्ड बनाएगा, मतलब उसका ही एक एटम दूसरा हाइड्रोजन उसका ही रहेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा. जैसे कि एग्जांपल आपने देखा था बेटा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, देखो सिंपल है. या फिर एक एग्जांपल लगा दे, ये CH3 है, ठीक है, और इसके साथ में लगा है COH, या है डबल बॉन्ड, ठीक है. तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है, बराबर है. तो देखो बेटा यहाँ रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग फॉर्म होती है. तो 6 मेंबर रिंग स्टेबल भी होती है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है. कौन सा टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. किससे? इसको कंपेयर करना है सर, किससे कंपेयर करें? ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बॉन्ड है. कौन सा है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बॉन्ड. कार्बोक्सिलिक एसिड जो बेटा ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, और उसके जस्ट बाजू वाला कार्बन पे OH लगा हुआ है, मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बॉन्ड है. ये OH यहां लगा हुआ है और एसिड फंक्शनल ग्रुप यहां लगा हुआ है. तो ये कौन सा हुआ बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी बॉन्ड. तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसका बोलोगे सर क्यों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है. तो इसे ब्रेक डाउन करना आसान नहीं है, और इसे ब्रेक डाउन करना आसान है, बराबर है. इसलिए ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा. सिंपल. तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर कैसे इफेक्ट करती है? इस तरीके से, ये मॉलिक्यूल इसको होल्ड करके रहेगा, ये मॉलिक्यूल इसको होल्ड करेगा, ये मॉलिक्यूल इसको होल्ड करेगा बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा सबसे. इससे करस्पॉन्डिंग अल्केन से, अल्किल हैलाइड से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, ईथर से. करस्पॉन्डिंग मतलब क्या बोला है? अगर अल्कोहल में 2 कार्बन है
तो अल्केन भी 2 कार्बन वाला, अल्किल हैलाइड भी 2 कार्बन वाला, एल्डिहाइड भी 2 कार्बन वाला। क्लियर है? इसलिए से करस्पॉन्डिंग बोला गया है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसे लोगे मीथेन और ये लोगे ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर हेक्सेनोन, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो अपने आप बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। ओके, सेम नंबर ऑफ कार्बन में कंपेयर करना है सब फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Such hydrogen bonding is absent in alkyl halide. इनका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? बिकॉज अल्किल हैलाइड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है? एल्डिहाइड में नहीं है, कीटोन्स में नहीं है, एक्सेट्रा। एसिड में हो सकती है, एसिड में हो सकती है, मैंने दिखाया आपको एसिड में हो सकती है। आगे, एंड वी रिक्वायर द मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, सिंपल। Therefore, the alcohol have the more boiling points than that of corresponding alkane, alkyl halide, aldehyde and ketone. क्या रीजन है बेटा? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्कोहल में, इसे ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, ठीक है? इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बाकी लोगों में ये बॉन्डिंग नहीं मिलने वाली, जिसमें मिलती है उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मिलेगी, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं पॉसिबल होगी। ओके, चलो नेक्स्ट, boiling point of alcohol increase with increase in their molecular weight. Boiling point alcohol, boiling point of alcohol increase with increase in their molecular weight. जैसे molecular weight बढ़ता है इसका boiling point बढ़ता है। ये तो हर एक केस में सेम है, जिसका molecular weight बढ़ेगा boiling point बढ़ेगा, हर एक केस में है ये। नेक्स्ट, नो ब्रांच चेन अल्केन या फिर ब्रांच चेन अल्कोहल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में सेम प्रॉपर्टीज है क्या? हाँ, अल्केन में भी सेम था, अल्कोहल में भी सेम। जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। मैंने आपको रीजन बताया था, ठीक है? एक सिंपल सा ट्री है जो स्ट्रेट बढ़ा हुआ है और एक ट्री है जिनको बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, तो कोई भी एक ब्रांच आप इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है? इसलिए ब्रांच का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, मतलब इजीली बॉइल हो सकता है, ठीक है? ड्यू टू द वीक वन डेर वॉल्स फोर्स, इसमें जो होता है प्रेजेंट, क्या होता है इसमें? वीक वन डेर वॉल फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। कहा? ब्रांचिंग में, ठीक है? और स्ट्रेट कंपाउंड रहा तो एन रहा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, मतलब अगर सीक्वेंस में लगाया जाए तो थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट लो, उससे थोड़ा सा ज्यादा आइसो का, उससे थोड़ा सा और ज्यादा एन का, मतलब एन मतलब क्या? स्ट्रेट। ओके, नॉर्मल। नेक्स्ट, अल्कोहल आर न्यूट्रल टू लिटमस, मतलब लिटमस पे कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, लिटमस पे कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। अल्कोहल आर एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड as well as the Lewis base, therefore they are reactive, ठीक है? अल्कोहल क्या है? ब्रॉन्स्टेड एसिड है as well as Lewis base है। ब्रॉन्स्टेड एसिड है क्यों? H+ दे दो, प्रोटॉन डोनर है, क्या ये? प्रोटॉन डोनर, ठीक है? और लेविस बेस है क्यों? लोन पेयर डोनर है। लेविस कंसेप्ट किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? लोन पेयर पे। तीन कंसेप्ट पढ़ी हमने, कौन सी? अरेनियस, लॉरीब्रॉस्ट और लेविस। अरेनियस मतलब क्या? H+ डोनेट करना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसके बाद लॉरीब्रॉस्ट क्या बेटा? प्रोटॉन डोनेट करना विदाउट या फिर अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट भी चल सकता है। और लास्ट वाली क्या है बेटा? लेविस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो डोनर होता है वो कौन होता है? बेस, और एक्सेप्टर कौन होता है? एसिड। तो ये है बेटा अल्कोहल, देखो ये है आपका अल्कोहल, इसके पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट करने वाला है, तो ये क्या हुआ? लेविस बेस, ठीक है? तो ब्रॉन्स्टेड एसिड कैसे, ठीक है? अगर मैंने इसे ब्रेक डाउन कर दिया यहां से, तो H+ ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, इसलिए ब्रॉन्स्टेड एसिड। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये क्लीवेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्लीवेज मतलब बॉन्ड कहां से ब्रेक डाउन होने वाला है? RO का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है या फिर OH का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, ठीक है? H का बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो H+ डोनेट करेगा,
ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेकडाउन नहीं हुआ, सिर्फ लोन पेयर का डोनेशन होता है, तो लेविस बेस से। ओके, बाद में आगे जाके आर निकलने वाला है तो मैकेनिज्म भी क्लियर होगा। ओके, दोनों कंसेप्ट क्लियर है। ब्रॉन्स्ट एसिड क्यों है, लेविस बेस क्यों है? लेविस बेस इसलिए कि लोन पेयर देता है, और ब्रॉन्स्ट एसिड इसलिए कि H+ देता है। ओके, therefore they are reactive, both are reactive। next is the chemical properties of alcohols। ठीक है, देखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज दो क्लीवेज पे डिपेंड होती है, दो टाइप के क्लीवेज पे। कौन सा? एक क्लीवेज हो सकता है OH बॉन्ड ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर एक क्लीवेज होगा RO बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। देखो बेटा, रिएक्टिंग इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्टिविटी ऑर्डर दी अल्कोहल की प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? प्राइमरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। ठीक है, सेकंड केस जो है, अगर आरओ का बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है, आरओ या फिर सीओ का, कार्बन और ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर एग्जैक्ट अपोजिट है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इससे कंपेयर करो बेटा SN1 SN2 से, SN1 SN2 से कंपेयर करो इसे। SN1 की क्या थी बेटा? SN पहले हमने पढ़ा था SN2, SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या थी बेटा? ये SN2 की है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और ये SN1 की है। तो देखो बेटा सिंपल है, जब OH बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है तो SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है, और जब RO का बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा तो SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना। ठीक है, सिंपल। हर एक केस में नया नया ऑर्डर मत लर्न करो। ठीक है, तीनों केसेस एक साथ में जोड़ लो, जैसे कि SN2 है और OH ब्रेकिंग है, दोनों की रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। SN1 है, CO का बॉन्ड ब्रेकडाउन, रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। प्राची क्या हो बेटा? चलो ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। कौन से रिएक्शंस आते हैं इसमें? एक्शन ऑफ मेटल्स, और देखो बेटा मेटल की रिएक्शन होना है सिंपल। ये रिएक्शन हमने कहा तो भी की थी, याद है? फॉर्मेट ईथर फॉर्मेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्किल हैलाइड, पहला चैप्टर। ठीक है, क्या? ईथर फॉर्मेशन। ईथर फॉर्मेशन प्रोसेस का नाम, देखो बेटा प्रोसेस का नाम क्या बेटा इसका? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस क्या है? क्या बेटा है? विलियमसन सिंथेसिस क्या? एक करो बराबर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्किल हैलाइड। थर्ड नंबर की या फोर्थ नंबर की रिएक्शन है। ठीक है, रिएजेंट का नाम है सोडियम अल्कोक्साइड। कौन है? सोडियम अल्कोक्साइड। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड दिया हुआ है, अल्कोहल लेना है, ठीक है, Na के साथ रिएक्ट करना है। क्या होने वाला बेटा? यहाँ से H निकल जाएगा और Na यहाँ लगेगा। ओके, क्या नाम है? विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, या फिर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ओके, होता क्या बेटा रिएक्शन में? लास्ट में हमने देखा था। ठीक है, ये है आपका सोडियम अल्कोक्साइड। इस सोडियम अल्कोक्साइड अगर मैं RH के साथ में रिएक्ट करता हूँ, किसके साथ में? RH के साथ में। ठीक है, ये सोडियम और ये हैलोजन क्या बनेगा बेटा? NaX। क्या बनने वाला है? NaX। रिएक्ट कौन करने वाला है? ये R और ये OR, मतलब ROR। क्या बना बेटा? ये बना ईथर। क्या बना? ईथर। ओके, ये प्रोसेस थी बेटा, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड्स। ओके, या फिर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ओके, तो सोडियम अल्कोक्साइड कैसे फॉर्म होता है? अल्कोहल लेना है, सोडियम रिएक्ट करना है, इजीली H2 लिबरेट होगा और H के जगह सोडियम रहेगा। इसका नाम है सोडियम अल्कोक्साइड। देखो बेटा आगे एक प्रॉपर एग्जांपल, ये तो जनरल रिएक्शन था, यहाँ R क्या है ये फिक्स नहीं था। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो बेटा यहाँ मैंने R के जगह CH3 लिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है बेटा? मिथेनॉल है। क्या ये? मिथेनॉल। मिथेनॉल के साथ में Na को रिएक्ट किया, करना क्या है? यहाँ से H को निकालना है, यहाँ Na लगाना है।
ठीक है। तो H2 का लिबरेशन होगा और यहाँ पर लगेगा Na। नाम क्या बेटा? सोडियम मिथॉक्साइड। क्या है नाम? सोडियम मिथॉक्साइड। जनरली इसे क्या कहेंगे? सोडियम अल्कोक्साइड। R फॉर अल्किल ना, R फॉर अल्किल, इसलिए सोडियम अल्को ऑक्साइड्स। ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड्स। ओके ठीक है, ये था बेटा एक्शन ऑफ मेटल। नेक्स्ट, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की एसिडिटी होती है, हाँ अल्कोहल की एसिडिटी होती है। कैसे? वो पढ़ा ना हमने बेटा अभी, ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से अल्कोहल एसिडिक है और ल्यूइस के हिसाब से अल्कोहल बेस है। ठीक है, ओके, मतलब वो दोनों रिएक्शन दे सकता है, अल्कोहल एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों नेचर का है। डन, ठीक है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, ये कहां पढ़ा था बेटा हमने? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट। कहां पढ़ा था? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेटा? एक अल्किल ग्रुप होता है या फिर कोई कंपाउंड होता है, लास्ट में दो टाइप के कंपाउंड ऐड हो सकते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग। अगर विड्रॉइंग होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला है और डोनेटिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला है। बराबर है? ठीक है, तो ये क्या बेटा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 एसिड स्ट्रेंथ, मतलब कितने ग्रुप लगेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या ये? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे बेटा? ये OH, यहाँ CH2 CH3 है, ये OH, ये CH है, यहाँ दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ये CH3 ग्रुप कौन सा टाइप का ग्रुप बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, यहां तक मतलब इस कार्बन को अगर डोनेट करता है, ठीक है, ये इस कार्बन को डोनेट करेगा। यहाँ डोनेट करने वाला एक ही पर्सन है, यहाँ डोनेट करने वाला एक ही पर्सन है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे बट ज्यादा होने वाले क्या? तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीजन को अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये हाइड्रोजन को बोलेगा हाँ भाई तू जा सकता है, मतलब जो रिलीज कर सकता है। बट यहाँ इस कार्बन को अगर दो दो लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास में सोर्स इसका बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से खुद की तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। तो ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन का सोर्स अच्छा मिलता है, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, इजीली रिमूव होगा। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, आपके घर में पेरेंट्स है, ठीक है, दोनों लोग या फिर तीनों चारों लोग, जैसे कि दादाजी है, दादी है, ठीक है, मम्मी है, पिताजी है, ठीक है, चारों के चारों लोग पैसे देने वाले हैं, ले पैसे ले पैसे ले पैसे, ठीक है, वो क्या करता है? बाकी चीजों की कदर ही नहीं करता है, छोड़ देता है। जो रहेगा ना, मोबाइल हो गया, हाँ ठीक है जान दे, घूम गया तो घूम गया, नया ले लेंगे, ठीक है, गाड़ी खराब हो गई, खराब हो गई तो खराब हो गई, नया ले लेंगे। क्यों? सोर्स ज्यादा है ना। वैसे ही यहाँ हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है, क्यों? यहाँ सोर्स ज्यादा है ना, तो हाइड्रोजन इजीली लिबरेट करेगा, और यहाँ सोर्स कम है तो हाइड्रोजन कम लिबरेट करेगा। बराबर है? तो देखो जितने ये ग्रुप बढ़ने वाले हैं उसके अपोजिट पे स्ट्रेंथ चल रही है, ठीक है, ग्रुप बड़ा स्ट्रेंथ अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन रिलीज होना अच्छे से चालू होगा, जितना अच्छे से रिलीज होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होना। हाँ ठीक है, ये डोनेशन का थोड़ा सा उल्टा इफेक्ट है शायद, रुको एक मिनट यार, होगा एकदम। प्राइमरी है, ओके, ये सेकेंडरी है, ओके, और ये टर्शियरी है, बराबर रिवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर एक का डोनेशन है तो हाइड्रोजन अच्छे से रिलीज होगा, दो का डोनेशन है तो हाइड्रोजन कम रिलीज होगा, और तीन का अगर डोनेशन है तो हाइड्रोजन थोड़ा और कम होगा। मतलब यहाँ देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ठीक है, दो चीजों में कंपेयर करना चाहिए था, ठीक है, कंसेप्ट यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। इस कार्बन के बारे में हमने सोचा, हमने इस ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा कम सोचा, क्योंकि इसका डोनेशन इस कार्बन को चल रहा है, इनका डोनेशन इस कार्बन को चल रहा है, और डोनेशन करने का काम किसका है? हाइड्रोजन को रिलीज करने वाला है, ऑक्सीजन रिलीज करने वाला है,
ठीक है। ये कार्बोकेटाइन के फॉर्म में स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है, और इससे भी कम स्टेबल ये होता है। ये हमने पढ़ा था कहा, हाँ, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज द मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसे ज्यादा लगे है, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल है। अगर OH कंप्लीटली छोड़ के जाने वाला है तो ये इजीली लिबरेट करेगा। अगर यहाँ OH कंप्लीटली जाने वाला है तो ये इजीली रिलीज नहीं करेगा। हमें OH के बारे में नहीं, हमें हाइड्रोजन के बारे में बात करना है, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा OH कंसीडर किया यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ हमें सिर्फ हाइड्रोजन को रिलीज करना है बिकॉज एसिड स्ट्रेंथ देखनी है। अगर OH को रिलीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग का डिफरेंस आ रहा है, देखो, ठीक है। चूज दिस कांसेप्ट, CO बॉन्ड ब्रेकिंग या OH बॉन्ड ब्रेकिंग। हम बात कर रहे हैं OH बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। तो इसे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं और इसके पास में तो यही टेंडेंसी कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो बॉन्ड जो है मोर पोलराइज हो रहा है। डिफरेंस समझो, बॉन्ड जो है वो मोर पोलराइज हो रहा है। जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा बॉन्ड ब्रेकिंग कम होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग कम होगी। और यहाँ पोलराइजेशन कम होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग इजी होगी। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग इजी होगी तो हाइड्रोजन इजीली लिबरेट करेगा, यहाँ थोड़ा सा कम लिबरेट करेगा, और यहाँ और भी कम करेगा बिकॉज ऑफ पोलर कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्यों? ये सबके सब इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो स्ट्रांग बढ़ते जा रही है, पोलरिटी बढ़ते जा रही है, हाइड्रोजन का रिलीज होना कम होते जाएगा। क्योंकि यही एक सिंगल ऐसा बंदा है जो पॉजिटिव कैरेक्टर रखेगा। ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स भी है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन चल रहा है, तो यहाँ नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा बढ़ जाएगा ओवरऑल इस पूरे कंपाउंड्स में। तो हाइड्रोजन इससे छोड़ के नहीं जाएगा, क्यों? वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। जितना स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्ट्रांग इलेक्ट्रो पॉजिटिव टाइटली होल्ड करेंगे। अगर दोनों वीक हो गए तो इजीली रिलीज करेंगे। जैसे यहाँ देखो, इस कार्बन गैस में ज्यादा सोर्स नहीं है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, इसका मतलब पोलैरिटी जो रहेगी वो कम रहेगी, पोलैरिटी कम रहेगी तो हाइड्रोजन का डोनेशन भी कम होगा। ओके, कांसेप्ट थोड़ा सा रिवर्स आया। क्यों? क्योंकि हमने पहले बात की सिर्फ कार्बन के लिए, हमने कहा क्या सोचा, सिर्फ कार्बन का सोचा कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने लोग हैं, बट हमें बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का नहीं ब्रेक करना है, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। ये डिफरेंस हुआ, ओके, ठीक है। यही सेम सीक्वेंस जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया वो सेम हो सकता है, कब? जब CO का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तब, ओके, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल कैन एक्ट एज अ प्रोस्टेट एसिड एज वेल एज द लेविस बेस, पढ़ा हमने। Due to the donation of proton, donation of proton मतलब OH का बॉन्ड ब्रेक डाउन होना, and presence of unpaired electron on oxygen, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होना, दोनों चीजें डिफरेंस है, ठीक है। H+ ब्रेक डाउन होना या फिर ऑक्सीजन का डोनेशन चल रहा है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो लेविस बेस है, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देगा तो प्रोस्टेट एसिड है, ठीक है। एक ही कंपाउंड दोनों कैरेक्टर दिखा रहा है, एसिड एज वेल एज बेस। जैसे कि सेम होता है वाटर, वाटर दोनों एक्शन देता है, कौन सी? एसिड एज वेल एज बेस। अगर उसने H+ दिया तो एसिड, OH माइनस दिया तो बेस, सेम लिक्विड। ईथर्स डू नॉट हैव H बॉन्ड, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, सो दे हैव द बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर टू द हाइड्रोकार्बन। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए अल्केन का और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नियरली सेम होता है, नियरली सेम होता है। हल्का सा ईथर का ही ज्यादा होगा, हल्का सा ईथर का ही ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है, ओके। आगे बढ़ते बेटा। ईथर्स आर ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड हाईली फ्लेमेबल। ये क्या होता है? सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल होता है लेकिन कैसा? स्लाइटली, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे सोल्यूबल होता है, पर हाईली फ्लेमेबल है, मतलब इजीली जल जाता है, मतलब स्टेबल पे। मैंने एक छोटा सा बीकर लिया, इसमें ईथर लगा हुआ है, और यहाँ कुछ माचिस या फिर कुछ तो भी फायर लगा हुआ है, तो अपने आप वो ईथर जलेगा, इतने डिस्टेंस पे अपने आप जलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ रखने के बाद एक 5 से 10 मिनट रहने देना है, बिकॉज
उसका जो वेपराइजेशन है, वो वेपराइजेशन उसकी जो वेपर्स है वो जैसे ही यहाँ स्प्रेड होने लगेगी, वो जो फायर है वो वेपर्स को कैच करेगी या फिर वेपर्स उस फायर को कैच करेगा। और वेपर्स कहाँ से आ रही है, वहां तो पूरा कंप्लीट सोर्स जा रहा है, ठीक है। तो इधर डिस्टेंस पे भी फायर कैच कर लेता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, एक टेररिस्ट का एग्जांपल, जब बच्चे घर में होते हैं ना वही करते हैं, लाइटर लेना है एक हाथ में और इस साइड में परफ्यूम लेना है, घर में जो होता है, ठीक है, गैस वाला डिओड्रेंट, लाइटर जलाना है, यहाँ से स्प्रे करना है। आग देखिए कितनी होती है, ट्राई करके देखना, ठीक है, अपने अपने, ठीक है। चलो बेटा, एसिडिटी ऑफ फेनॉल्स। फेनॉल का एसिडिक होता है, फेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है बेटा, बेंजीन रिंग है और ऊपर OH लगा हुआ है, ये देखो बेटा, बेंजीन रिंग है और यहाँ OH लगा हुआ है। एसिडिटी है ना, मतलब हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है, याद रखो H+ का डोनेशन करना है। तो H+ का डोनेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीजन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाने में एंगेज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के बारे में नहीं सोचेगा। आप बोलोगे सर ऐसा कब हो सकता है, पहला इफेक्ट जो था वो किसका था, इंडक्टिव का था। ये जो इफेक्ट है किसका है, ये रेजोनेंस का है, किसका है, रेजोनेंस का। सर कैसे, देखो बेटा सिंपल, मैं पढ़ा था पेरोक्साइड आयन में या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। क्या होता है बेटा, ये मैंने बेंजीन रिंग निकाली है, इनके समझो 2 मिनट के लिए कि हाइड्रोजन निकल चुका है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन को 2 मिनट के लिए लिबरेट कर दिया जा। अगर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज होता है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की बिल्कुल भी याद नहीं आने वाली है, तो बोलेगा क्या, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज नहीं होता है तो इसे तुरंत हाइड्रोजन की याद आएगी और हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, खींच लेगा खुद के, बराबर है। ये होती क्या, जो नेगेटिव चार्ज है ये डिलोकलाइज होता है क्या, हाँ देखो बेटा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो स्ट्रक्चर क्या आने वाला है, ये स्ट्रक्चर आएगा नेक्स्ट, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये चार्ज आ चुका है यहाँ, फिर से नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होके 4th नंबर पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ठीक है। यह आएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज ये बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है और ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है। अगर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कंप्लीट है तो ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन की याद आने वाली है, हाइड्रोजन को बोलेगा इजीली जा, बराबर है। तो रेजोनेंस होने के बाद ये जो फेनॉक्साइड आयन होता है ये बहुत स्टेबल होता है, इसलिए हाइड्रोजन को इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी फेनॉल की, और फेनॉल एसिड से भी ज्यादा स्ट्रांग एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। हाइड्रोजन को इजीली लिबरेट कर देता है और जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसका कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है, कहां, बेंजीन रिंग, ठीक है। The reactivity of the phenol with the metal like the sodium, aluminum and sodium hydroxide indicate its acidic nature. This is because the OH group directly attached to the benzene ring of sp2 hybridized carbon in a phenol experience the electron withdrawing effect by benzene ring and resulting in a ionization of OH more radially. ठीक, क्या है बेटा ये? फिर से देखो क्या कहता है ये एसिडिक है, इसका रीजन क्या है, OH is directly attached to the benzene, OH group directly benzene से attached है और बेंजीन में चलता है रेजोनेंस, क्या चलता है बेंजीन में, रेजोनेंस, बेंजीन रिंग ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सही बात है, OH ग्रुप जिस कार्बन को लगा है वो कार्बन डबल बॉन्डेड है, कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो sp2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp3। In a phenol experience electron withdrawing effect by benzene, electron withdrawing effect इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ना, OH ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, by benzene ring and resulting in ionization of OH more radially, खुद की तरफ ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है तो OH का आयोनाइजेशन इजीली पॉसिबल है,
OH का आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन होना मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होना। अभी देखो सिंपल, ये जो है बेटा ये OH ये आयोनाइज नहीं है, यहाँ कनेक्टेड है, बट यही O और H अगर सेपरेट हो जाता है तो ये आयोनाइज हुआ, बराबर है। तो आयोनाइज होगा तभी तो H प्लस डोनेट होगा, ठीक है। आयोनाइज कब होगा, जब ये OH ग्रुप जो है वो विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, तो ये इजीली आयोनाइज होगा, हाइड्रोजन इजीली लिबरेट होगा, इसलिए इसका नेचर होगा एसिडिक। ओके, जो मैंने बेंजीन निकाल के रेजोनेंस ड्रॉ करके क्लियर किया, वही इन्होंने वर्डिंग में बताया हुआ है, ठीक है। सेम चीज देखो, आगे बढ़ते हैं। आरओएच है, H प्लस इजीली अगर निकल जाता है तो एसिडिक कंडीशन हुई, या आता है नेगेटिव चार्ज। ये फिनॉल है, फिनॉल अगर इजीली H प्लस देगा तो ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन और H प्लस डोनेट करेगा। मतलब दोनों लोगों ने H प्लस दिया है, मतलब अल्कोहल भी एसिड है और फिनॉल भी एसिड ही है, दोनों का नेचर क्या है एसिडिक, बिकॉज़ ऑफ दोनों क्या देते हैं H प्लस देते हैं। बट ये बेसिक भी है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर ही डोनेट करता है। ओके, नेक्स्ट बेटा, कैपेसिटी ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड एलिफेटिक अल्कोहल, कैपेसिटी, ठीक है। या फिर कौन कितना ले सकता है, कंपेयर करना है अभी ना हमें, ठीक है। कौन कितना ले सकता है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा दोनों में से, कौन हो सकता है बताओ, ये या फिर ये। देखो हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो शॉर्ट इफेक्ट है और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो लॉन्ग इफेक्ट है, ठीक है। और लॉन्ग जितनी चेन है उतना चलेगा और इंडक्टिव शॉर्ट में निपट जाता है, बराबर है। चलो ठीक है, तो इन दोनों के हिसाब से कौन ज्यादा एसिडिक हो सकता है, जो इफेक्ट ज्यादा टाइम मतलब लॉन्ग चलता है, लॉन्ग इफेक्ट तो इसका चलेगा, तो ये मोर एसिडिक हुआ। देखो मैं ये टॉपिक क्लियर करवा रहा हूं 11th के थ्योरी पे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या होता है, अल्कोक्साइड है, ये क्या होता है फेनॉक्साइड है। द डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज मेक द फेनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल एंड फेवर द एसिडिक नेचर ऑफ द फेनॉल। रेजोनेंस देखो, शॉर्ट में दिया है रेजोनेंस, पूरा का पूरा रेजोनेंस पे डिपेंड है, ठीक है। देखो, the delocalization of the negative charge make the phenoxide ion more stable। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली। इसका मतलब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये मोर स्टेबल है, और जो मोर स्टेबल होगा उसका ही नेचर एसिडिक होगा, बिकॉज H प्लस देने के बाद अगर तुम स्टेबल ही नहीं हो तो तुम H प्लस फिर से ले लेने वाले हो, तो H प्लस दिया का एसिडिक हुआ का, H प्लस देने के बाद में ये नेगेटिव चार्ज इसमें एंगेज हो जाता है, तो इसे याद नहीं आने वाला H प्लस की, H प्लस निकल जाएगा, आसानी से जाएगा H प्लस, और H प्लस आसानी से निकलता है तो एसिडिक हुआ, तो क्या हुआ एसिडिक हुआ। तो सिंपल चीज है, नेगेटिव चार्ज अगर बेंजीन रिंग में कंटीन्यूअसली डिलोकलाइज होता है तो जो फिनॉक्साइड आयन है ये मोर स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब फिनॉल जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा। कौन सा इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट के हिसाब से, क्लियर है। और पहले इसमें कौन सा था, इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा, कौन सा रहेगा इंडक्टिव। ओके, एप्लीकेशन का बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, whereas the alkoxide ion the negative charge is localized on the oxygen and the acidic nature of the phenol is more than alcohol। यही तो बताया ना मैंने कि फेनॉल ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू अल्कोहल, कंपेयर टू अल्कोहल। रीजन क्या, रीजन फिनॉक्साइड को कौन स्टेबल करता है, रेजोनेंस स्टेबल करता है, और अल्कोहल को रेजोनेंस नहीं स्टेबल करता। अल्कोहल में कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है, इंडक्टिव, जो कि शॉर्ट रेंज इफेक्ट है, और रेजोनेंस लॉन्ग रेंज इफेक्ट है। जो इफेक्ट जिसका स्ट्रांग वो ज्यादा एसिडिक, जिसका इफेक्ट कम स्ट्रांग वो कम एसिडिक, सिंपल। ओके, इन alkoxide ion the negative charge is localized on oxygen while in a peroxide ion the charge is delocalized। alkoxide में जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो delocalize नहीं होता है, वही बेंजीन रिंग में अच्छे से delocalize हो जाता है। delocalize होना मतलब क्या, delocalize, localize मतलब स्पेसिफिक पर्सन की जगह, डी मतलब जगह नहीं रहना, तो वो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक जगह नहीं रहता, इसलिए उसको बोलते हैं डीलोकलाइज, यहाँ से वहां से वहां, यहाँ से वहां से वहां घूमते रहता है, इसलिए बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। और अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही स्टेबल होता है,
ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 मिनट के बाद में हाइड्रोजन को फिर से एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब डोनेशन अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम है अल्कोहल की और फिनॉल की ज्यादा है। The delocalization of the negative charge structure make the phenoxide ion more stable. रेजोनेंस में पढ़ा था, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, बराबर है। ठीक है, सिंपल सा वर्डिंग था बेटा, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। ओके ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, ये आगे जाके शिफ्ट होने वाला है सेकेंड कार्बन पे। ये स्ट्रक्चर मैंने पहले ड्रॉ करके दिखाया है, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होने वाला है, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा अभी और नेगेटिव चार्ज यहाँ जाने वाला है। ये आया बेटा नेगेटिव चार्ज आगे, फिर से ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड पीछे शिफ्ट होगा। ये देखो बेटा नेगेटिव चार्ज आगे आया, डबल बॉन्ड पीछे शिफ्ट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज। फिर से नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड पीछे जाएगा। ठीक है, रिवर्स पैटर्न में चलता है। देखो बेटा डबल बॉन्ड पीछे है, नेगेटिव चार्ज आगे जाता है, फिर से ये नेगेटिव चार्ज आगे जाने वाला है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन पे जाने वाला है, मतलब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा और डबल बॉन्ड पीछे आएगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, मतलब जो पहला स्ट्रक्चर है ओरिजिनल एज इट इज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो बेटा जो पहला स्ट्रक्चर था फेनॉक्साइड आयन का सेम आया ना, सेम 1 2 3 4 टोटल 4 स्ट्रक्चर बने हैं। ठीक है, मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। ओके देखो बेटा 1 2 3 4 5 टोटल 5 स्ट्रक्चर बने, तो स्टेबिलिटी कितनी होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ द OH बॉन्ड। H+ देना मतलब एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर में कौन सी रिएक्शन देता है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन कौन सा ग्रुप यूज किया था एस्टरिफिकेशन के लिए, एस्टरिफिकेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप लिख के राइट है, याद है कुछ? हर्षवर्धन कहता है LiAlH4 इज अ गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोइड आयन, या फिर हाइड्रोजनेशन करता है वो, ठीक है, रिडक्शन करने के लिए यूज होता है वो। ये ले बेटा इथेनॉल, हाँ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या इसके कहते हैं बेटा, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनॉल ले बेटा, इथेनॉल को रिएक्ट करना है एसिडिक एसिड के साथ, ठीक है। चलो रिएक्शन देखते बेटा, सिंपल है, यहाँ से OH और यहाँ से H, H2 निकल जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड इस C2H5 को कनेक्ट हो जाएगा, तो बनेगा एस्टर। देखो बेटा कौन कौन रिमूव होने वाला है, OH और H, वाटर मॉलिक्यूल, H2O निकल जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड O CH3 कनेक्ट होगा C2H5 से, मतलब यहाँ लगाना है आपको C2H5, क्या लगाना है यहाँ C2H5 और O के साथ में लगाना है, मतलब O C2H5 लगाना है, क्या लगाना है O C2H5। देखो बेटा O के साथ में C2H5 क्या बना बेटा, इथिल एसीटेट, इथिलीन इथिलीन इथेनॉइड, इथिलीन इथेनॉइड, ठीक है, कैसा बेटा